Welcome once again, dear friends. First of all, I would like to mention you that these videos are made for 23-24 and they are very crucial, very important for late bloomers students. लेकिन कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो ये पूरे वीडियो को बनाने का फोकस पॉइंट हमारे वो बच्चे हैं जो थोड़ा सा देर से जागते हैं। चलिए, लेकिन हर बच्चे के अंदर हनुमान जी का वास है और उनको उनकी शक्तियों का आभास कराना ही मेरा प्रयास है। तो इसी प्रयास के साथ मैं इस वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक वही है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1950 से 1991 तक हमने कवर करने का प्रयास किया है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, अंडर द जमींदारी सिस्टम द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स was only to collect rent regardless of the economic conditions of the cultivators. To a very great extent, the terms of dash were responsible for the zamindars adopting such an attitude. तो ये इसमें ऑप्शंस हैं, रेंट, क्रॉपिंग पैटर्न, रिवेन्यू सेटलमेंट, नन ऑफ दीज। टू वेरी ग्रेट एक्सटेंट द टर्म्स ऑफ, वो आपको इसमें सोचना है। मैं हिंट दे दूँ कि नन ऑफ दीज नहीं होगा, इसी तीनों में से होगा, और 50-50 कर लें तो आप सोच लीजिए क्या होगा। और इसका सही उत्तर है रेवेन्यू सेटलमेंट। द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट, जैसे जमींदारी सिस्टम था, रेतवाड़ी सिस्टम था या मालवाड़ी सिस्टम था, तो वो हमारे लिए, यहाँ चूँकि जमींदारी सिस्टम की बात हो रही है तो लंबे टर्म के था, 30 साल का टर्म था, तो काफ़ी एडवर्स था। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश हैज़ एमलगेमेटेड a large number of central and state taxes and cesses and has replaced large number of taxes on goods or provision of services. तो किसने बहुत सारे जो टैक्सेस हैं, सेंट्रल और स्टेट के टैक्सेस हैं, उसको रिप्लेस कर दिया है? तो आपके ऑप्शन हैं वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसमें सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का कौन सा रिजीम जो है बहुत सारे टैक्सेस को एमलगेमेट कर लिया है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, उसमें समाहित कर लिए गए हैं, उसमें एकोमोडेट कर लिए हैं। तो उसका सही उत्तर आपने सही कहा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये में से जान ले, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। असर्शन, द रियल मोटिव ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्या अंग्रेज भारत का आर्थिक विकास के लिए आए थे? ये तो अपने आप में हंसी आ जाएगी। रीजन आर कहता है, द रियल मोटिव ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज टू सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट एंड नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमेनिटीज टू द पीपल। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद थोड़ी सी मुझे राहत महसूस हुई। खैर, आपके ऑप्शंस ये हैं, आपको देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 तो बिल्कुल सही है कि असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीजन आर इज़ ट्रू। बिल्कुल, मैंने कहा कि इसको पढ़ने से तो याद महसूस हुई, और ये तो बिल्कुल ही गलत। तो ये फॉल्स है और ये सही है, असर्शन ए फॉल्स, तो ये हमारा डी उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एनईपी स्टैंड्स फॉर, एनईपी का इसका फुल फॉर्म क्या होगा? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक प्रोग्रेस और न्यू नेशन एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है और आपने सही कहा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करता है, किस चीज़ को प्रमोट करता है? सोशलिस्टिक पैटर्न, इंक्रीज्ड इफिशियंसी, प्रोड्यूसर्स सॉवरेंटी एंड लेसी फायर सिस्टम। तो प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स करता है क्या? सोशलिस्टिक पैटर्न को, इंक्रीज्ड इफिशियंसी को, प्रोड्यूसर सॉवरेंटी को और लेसे फायर सिस्टम को। इसका उत्तर आप सोचें, जल्दी से सोचें, प्राइवेटाइजेशन किसको प्रमोट करता है? तो जहाँ सोशलिस्टिक हो तो इसको देख के तो हंसी आ रही है मुझे, ये तो संभव ही नहीं है। प्रोड्यूसर सॉवरेंटी, ये भी कुछ मज़ा नहीं है। लेसे फायर सिस्टम और इंक्रीज्ड इफिशियंसी, तो प्राइवेटाइजेशन से किसको प्रमोशन मिलता है? तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है। हमने इसी तर्क के आधार पर प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया था कि जो इंक्रीज्ड इफिशियंसी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, in the late 1980s, government expenditure began to exceed its revenue
by such large margins that meeting the expenditure through dash became unsustainable. एक बार फिर पढ़ लेते हैं. In the late 1980s, the government expenditure began to exceed its revenue. Okay, by such large margins that meeting the expenditure through dash became unsustainable. So tax proceeds, borrowings, non-tax revenue, none of these. ध्यान से सोचेंगे इसको. इसका उत्तर. In the late 1980s, government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that meeting the expenditure through borrowings became unsustainable. ठीक है, तो borrowings से जो है unsustainable हो गया एक्सपेंडिचर को चलाना. क्वेश्चन नंबर 13. During the British colonial rule, though agriculture productivity became low, there was some evidence of a relatively higher yield of cash crops in certain areas of the country due to commercialization of agriculture, government support, irrigation facilities or increased resources. बहुत बढ़िया. During the British colonial rule, though agriculture productivity became low, ठीक है, कृषि उत्पादकता कम हो गई थी. There was some evidence, कुछ साक्ष्य मिलते हैं, of a relatively higher yield of cash crops इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री ड्यू टू. इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि कुछ एरिया में कॉमर्शलाइजेशन आंसर ही डिस्कस करने लगा मैं. तो कुछ एरियाज में जो है एविडेंस मिलते हैं कि कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा था. तो उसके पीछे एक वजह क्या होगी? तो इसका उत्तर है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. मैंने पहले आंसर दे दिया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके साथ स्क्रीन पर है. क्वेश्चन नंबर 14. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, the iron and steel industries began coming up in the beginning of the 20th century. Okay, dash was incorporated in 1907. During the British rule, the iron and steel industries began coming up in the beginning of the 20th century. ठीक है, अंग्रेजों के समय में 20th century की बिगनिंग में आयरन एंड स्टील कंपनी आना शुरू की. डैश वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907. तो इसमें से कौन सी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई थी 1907 में? स्थापना किसकी हुई थी? कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, एन स्टील इंडिया लिमिटेड और सरन आयरन स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड. तो इसका आंसर बिल्कुल जानते हैं आप. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को, जमशेदपुर में इसकी स्थापना हुई थी. ठीक है, जमशेदजी नूरजहान जी टाटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर आर पार्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, रेलवे ट्रांसपोर्ट और ऑल ऑफ दीज. तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि डिफेंस में भी है. लेकिन अब आजकल डिफेंस में भी हो गया है, मतलब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गई है, सोलली नहीं है डिफेंस भी. द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर आर पार्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक. तो फिलहाल एटॉमिक एनर्जी ही है इसमें इसका सही आंसर. लेकिन आपके बुक के अनुसार 3 है. चलिए क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर जल्दी आने वाला है. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं द फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स financial institutions such as commercial banks, investment banks, stock exchange operations and foreign exchange market. The financial sector in India is regulated by dash. Government of India, Reserve Bank of India, Central Bank of India, State Bank of India. The financial sector includes financial institutions such as commercial banks, investment banks, stock exchange operations and foreign exchange market. The financial sector in India is regulated by dash. The Government of India, Reserve Bank of India, Central Bank of India और State Bank of India. 16th क्वेश्चन, इसका सही उत्तर आपने सही बोला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, तो इस तरीके से हमने आज 9 क्वेश्चन डिस्कस किए इसमें, और सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे.
तो इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, उसको लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स में कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए बच्चों। इंडियन इकोनॉमिक्स बिल्कुल थॉरो पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको इंडियन इकोनॉमिक्स ही कंपेरेटिवली आसान है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अपेक्षा। इसलिए इंडियन इकोनॉमिक्स को बिल्कुल फॉलो कीजिए और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने बताए हुए हैं उस क्वेश्चन को देख लीजिए। नोबडी कैन स्टॉप यू। थैंक यू।